Dear students, today we are going to study about agriculture. India is an agriculturally important country. Almost two-thirds of India's population is immersed in agricultural activities. Agriculture is basically a primary activity which produces most of the food for our consumption and other raw material for various industries. Some of agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are exported to earn foreign currency. हम देखेंगे कि इंडिया एक एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री है। यहाँ का मूल आधार जो है राष्ट्रीय आय का और लोगों के ऑक्यूपेशन का मूल आधार एग्रीकल्चर है, यानी कृषि है। लगभग इंडिया के पॉपुलेशन का टू-थर्ड पॉपुलेशन जो है वे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पर निर्भर हैं और यह एग्रीकल्चर जो है यह प्राइमरी एक्टिविटी है। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि एक्टिविटी 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी। प्राइमरी एक्टिविटी वह होता है जो डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड होता है। नेचर के द्वारा जो हम प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं उसे प्राइमरी कहते हैं। जैसे कि हम एग्रीकल्चर देखते हैं, माइनिंग देखते हैं, तो इस तरह के एक्टिविटी जो है वह प्राइमरी एक्टिविटी कहलाता है और इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है कि फूड प्राप्त करना, भोजन प्राप्त करना। अब एग्रीकल्चर के द्वारा यहाँ के पॉपुलेशन को मेनली जो उद्देश्य होता है वह है फूड प्राप्त करना और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिसका कि कॉमर्शियल वैल्यू है, जिसका इंडस्ट्री में काम होता है और इसमें टी, कॉफ़ी, स्पाइसेज ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इसको फॉरेन में सेल करके फॉरेन करेंसी को प्राप्त किया जाता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, हम देखेंगे कि फार्मिंग के कौन कौन से प्रकार हैं। The agriculture is a traditional economic activities in India. The cultivation methods have changed significantly depending upon physical environment like rainfall pattern, land productivity and technical advancement and socio-cultural एडप्टेबिलिटी। हम यहाँ देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है भारत का यह ट्रेडिशनल एक्टिविटी है, यानी प्राचीन समय से ही भारत के लोग मेनली एग्रीकल्चरल वर्क में इन्वॉल्व हैं। द कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड, अब जो पहले था जो प्राचीन पद्धति से फावड़े से, हल से इससे जुताई करते थे और साथ ही साथ जो सिंचाई के लिए रेनफॉल पर डिपेंड होते थे, इसीलिए ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था। जो सीड्स होते थे कॉमन सीड्स ही यूज किए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे ये साइंटिफिक मेथड को अपनाया, जैसे जैसे डिमांड बढ़े साइंटिफिक मेथड को अपनाया, अब देखते हो कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर ये सारे जो है ये मशीन्स काम में लाए जाते हैं एग्रीकल्चर में। इसके अतिरिक्त पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इंसेक्ट को मारने के लिए फर्टिलाइज़र का जो उपयोग किया जाता है वह उत्पादन बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ HYB सीड का भी उपयोग किया जाता है जो कि प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। अब एट प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस्ड।
भारत में अब कौन कौन से सिस्टम जो है एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस में है उसे हम देखेंगे। फर्स्ट है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। Primitive subsistence agriculture is carried out by small farmers in some parts of India, especially in tribal communities on small patches of land, with the help of primitive tools like hoe, dhow, and digging sticks. Using the family or community labors, this type of cultivation depends largely on monsoon rains for irrigation, natural fertility of soil, along with manure as fertilizer, and suitability of other environmental conditions to the crops grown. Primitive में हम क्या देखेंगे कि मेनली जो बैकवर्ड रीजन है, ट्राइबल कम्युनिटी जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर यह प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का उपयोग किया जाता है। इस प्रोसेस में एक छोटे से लैंड के पार्ट पर प्रिमिटिव टूल्स के द्वारा, प्रारंभिक जो ये टूल्स थे जैसे hoe, दाव, डिगिंग स्टिक्स, फावड़े, ये सब का यूज करके जो है उसमें फैमिली मेंबर्स या कम्युनिटी लेबर्स के द्वारा यह किया जाता है। यह कल्टीवेशन जो है यह मानसून रेन पर डिपेंड करता है। इरिगेशन के लिए और कोई साधन नहीं, डायरेक्टली वे मानसून रेन पर डिपेंड होते हैं। और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी जो होती है, या मैन्योर क्या होता है, जो जीव जंतुओं के सड़े गड़े अवशेष होते हैं, जैसे जो पालतू जानवर हैं उसके गोबर हैं, पेड़ पौधे के सड़े भाग, इससे जो बनते हैं उसे मैन्योर कहते हैं। उसी को जो है फर्टिलाइज़र के लिए यूज किया जाता था। और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल अदर कंडीशंस होते थे उसके डिपेंड रहते थे। इट मीन्स मॉडर्न जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोसेस हैं उसका किसी का भी एडप्शन नहीं होता है इस तरह के ये फार्मिंग में। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो सिनोनिमस विद स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक तरह का प्रिमिटिव जो फार्मिंग मेथड है। अब स्लैश एंड बर्न मेथड क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो फॉरेस्ट रीजन में ट्राइबल पीपल रहते हैं वे एक एरिया के जो फॉरेस्ट के ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, उसको काटा जाता है, उसको जलाया जाता है, उसके एसिड्स जो होते हैं, एस क्या होता है, राख को उसी में मिक्स किया जाता है। प्रिमिटिव टूल्स की सहायता से डिगिंग की जाती है। जो कॉमन ग्रेन्स होते हैं उसे सीड के रूप में यूज किया जाता है। रेनफॉल पर वे इरिगेशन के लिए डिपेंड होते हैं और वे फार्मिंग करते हैं। इस प्रकार की फार्मिंग में क्या होता है, एक या दो बार क्रॉप्स उपजाने के बाद वहाँ की फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है। फिर वे क्या करते हैं कि उस लैंड को ऐसे ही छोड़कर वे दूसरी ओर चले जाते हैं और पुनः सेम प्रोसेस को अपनाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ट्राइबल फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड बर्न इट फॉर देयर एग्रीकल्चरल practice and left the patch of another one. After the land lost its productivity, in the course of time the land is replenished with nutrient. अब क्या है, जो पैच ऑफ लैंड को छोड़ दिया, दूसरी जगह फिर वैसी प्रैक्टिस की, तो उससे क्या है, यह आशा की जाती है कि कुछ समय बाद उसमें पुनः न्यूट्रिएंट्स वह लैंड प्राप्त करेगा और वह फार्मिंग योग्य बन जाएगा। But they only grow sedentary crops like cereals and other crops for their bare sustenance. और इस प्रकार की फार्मिंग में क्या उपजाते हैं, सीरियल क्रॉप्स को उपजाते हैं।
नेक्स्ट हम आगे देखेंगे land productivity is quite low as farmers does not use fertilizers and other modern inputs. It is known by different names in different parts of the country. ये स्लैश और बर्निंग जो मेथड ऑफ फार्मिंग है या प्रिमिटिव फार्मिंग है, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मिल्पा है, यह मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में कहा जाता है मिल्पा। कॉनुको, ये वेंजुलिया में बोला जाता है। इसके बाद रोका, ब्राज़ील में बोला जाता है। इस प्रकार से देखेंगे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जो है कंट्रीज में, ये सेम मेथड को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप इंडिया में देखेंगे, मध्य प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, बेवार ऑफ दहिया। पोडू और पेंडा, इसे आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। इसी प्रकार से कुमारी कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स में। उसके बाद खील कहा जाता है हिमालयन बेल्ट में। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये स्लैश और बर्निंग मेथड जो है वह अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? दिस इज द मेथड कॉमनली employed by small farmers with a land holding of less than 2 hectares। इस प्रकार की जो फार्मिंग की जाती है वह छोटे फार्मर्स जो होते हैं जिसके पास की 2 हेक्टेयर्स और उससे कम ज़मीन होती है, वह यह मेथड अपनाते हैं। इट इज एम्प्लॉयड इन एरियाज वेयर देयर इज हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। It is labor-intensive farming. Farmers use heavy biochemical inputs, intensive irrigation to obtain higher production। इस प्रकार का मेथड वहाँ पर अपनाया जाता है जहाँ पर एग्रीकल्चर पर, लैंड पर जो पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में क्या करते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वहाँ पर अधिक जब लेबरर होते हैं तो चीप रेट पर काम करने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। और ये फार्मर्स जो होते हैं वे बायोकेमिकल्स इनपुट्स का और इरिगेशन का उपयोग करते हैं जिससे कि हायर प्रोडक्शन हो सके। अनलाइक अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हैज़ a typical region in India. A populous country like India where arable land is limited, right of inheritance or transfer of land ownership on hereditary line led the reduction of per capita availability of land holding to an uneconomic level through successive generations. Absence of other alternative source of livelihood put enormous pressure on agricultural land। हमारे देश में क्या होता है कि फादर के बाद वह लैंड जो है अपने आप ही उसके जो सन होते हैं उसके नाम से ट्रांसफ़र हो जाता है। अब मान लो एक फादर है, उनके 4 सन्स हैं, तो वह लैंड जो है 4 भाग में डिवाइड हो जाएगा। इसमें लैंड का जो पार्ट है, रीजन है, वह छोटा होते जाएगा। अब चूँकि उस एरिया में एग्रीकल्चर के अतिरिक्त और वर्क करने के कोई और साधन नहीं होते हैं, इसलिए फैमिली मेंबर्स सारे उसी छोटे से लैंड पर एग्रीकल्चरल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि एग्रीकल्चर पर बहुत अधिक प्रेशर पड़ता है, जबकि
उस लैंड में, उस छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड में 2 व्यक्ति का काम होता है, जबकि फैमिली के अगर 5 मेंबर्स हैं तो 5 के 5 ही उसी वर्क में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो इट मीन्स 3 जो उसमें वर्क कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स, उसका कोई काम नहीं है। इस प्रकार जो बेरोजगारी होती है इसको हम हिडन जो है बेरोजगारी कहते हैं, गुप्त बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली लगता नहीं है कि बेरोजगार है, लेकिन वास्तव में उसका कोई वैल्यू नहीं है उस लैंड पे काम करने का, इसलिए इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल फार्मिंग। The agricultural practices which does not meant for only subsistence level but for economic purpose like value addition and export etc. is commercial farming। आपने देख लिया कि सबसिस्टेंस फार्मिंग का मूल उद्देश्य होता है परिवार के सदस्यों के लिए जो भोजन की आवश्यकता है उसे पूरा करना, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में सिर्फ भोजन की प्राप्ति नहीं होती है बल्कि इकोनॉमिक पर्पस होता है, अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना होता है, उसे जो प्रोडक्ट होते हैं उसे बेचकर जो आर्थिक लाभ कमाना होता है, इसलिए इसे कॉमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। The main characteristics of this type of farming is larger land holding, higher level of inputs like use of high yielding variety HYB seeds, good irrigation facility, chemical fertilizers, insecticides, pesticides etc. in order to ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। अब इस प्रकार की कॉमर्शियल फार्मिंग की विशेषता क्या होती है? इसमें यह होता है कि अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वे मॉडर्न इनपुट्स यूज करते हैं, जैसे HYB सीड्स होता है, फर्टिलाइज़र होता है, इरिगेशन है, इसके अतिरिक्त इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी चीज़ का उपयोग किया जाता है जिससे कि हायर प्रोडक्टिविटी प्राप्त कर सके। द अमाउंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग वेरीज फ्रॉम वन एरिया टू अनदर डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, इरिगेशन फैसिलिटी एंड अदर फैक्टर। यह जो कमर्शियल फार्मिंग होती है यह कई चीज़ पर डिपेंड करता है, जैसे वहाँ की लैंड कितने फर्टाइल हैं, वहाँ पर इरिगेशन की कितनी सुविधाएं हैं, साथ ही साथ वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर्स के क्या है, इस सब पर डिपेंड करता है। अ टिपिकल एग्जाम्पल इज राइस which is a commercial crop in Haryana and Punjab, but it is a subsistence crop in Odisha। हम एग्जाम्पल के रूप में इसको लेते हैं, जैसे राइस है, यह हरियाणा और पंजाब के लोग इसे उपजाते हैं, इसे परिवार के पोषण के लिए नहीं करते हैं, भोजन के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसे बेचकर पैसे प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसीलिए वहाँ पर हरियाणा और पंजाब में यह जो फार्मिंग है राइस की, यह कॉमर्शियल फार्मिंग हुई। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य